वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब 2। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसके अंदर हम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए। तो क्वेश्चन का डाटा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज एट 30 जून 20x4 का। तो ट्रायल बैलेंस की सारी इंफॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हमें कंपोजिशन ऑफ फंड बैलेंसेस गिवन है, जिसमें पहला फंड है फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन दैट रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड बी मेंटेन परमानेंटली। जहां पे रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन को परमानेंट मेंटेन करना हो, प्रिंसिपल अमाउंट को जो एनपीओ है वो स्पेंड ना कर सकती है, उसको इंडोमेंट फंड कहते हैं। सेकंड है फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये भी एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन है फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड कहलाएगा। फिर थर्ड है फंड फॉर एक्वायरिंग अ फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग। इंटरनली इम्पोज स्टिपुलेशन है फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है। फंड फॉर जनरल ऑपरेशंस, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसे जनरल फंड है। तो 4 टाइप के हमारे पास फंड्स यानी नेट एसेट्स हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड इंफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशंस की डिटेल गिवन है। फिर थर्ड में गवर्नमेंट फंडिंग। फोर्थ में इन्वेस्टमेंट इनकम। फिफ्थ में लॉन्ग, सिक्स में भी लॉन्ग टर्म एसेट्स की ही बात हो रही है। सेवंथ इंफॉर्मेशन में कि एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विद कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, जो कि इंडोमेंट फंड। पीएससी इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट ₹5 million फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू रिस्ट्रिक्टेड फंड एनुअली। तो ये ट्रांसफर करना होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट के अंदर। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इज एज फॉलोज। तो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस गिवन है, तो जब हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने लगेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। और फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो दूसरा मेथड है वो है डेफरल मेथड। उस पर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन का डाटा था, लेकिन उसके अंदर जो मेथड था वो डेफरल मेथड था। तो डेफरल मेथड के अंदर ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में हमारे कॉलम्स बनेंगे, रिस्ट्रिक्टेड फंड प्रेजेंट होगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है जो कि मल्टी कॉलम बनेगी क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट कंपैरेटिवली सिंपल बनेगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तकरीबन वैसी ही होगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स का सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम एनपीओ का नाम लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x4। तो इसमें हमने जो रिफ्लेक्ट करना है, इनकम्स को रिफ्लेक्ट करना है और एक्सपेंडिचर को। यहां पर हमें क्योंकि कॉलम्स बना लेने चाहिए, हमारे पास जो एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड आएगा, फिर जो एक्सटर्नली इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड का नहीं बनता, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड इसके अंदर प्रेजेंट करेंगे और इंडोमेंट का फंड भी, और एक टोटल कॉलम। इसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। एनपीओ का नाम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के हिसाब से, और फॉर द ईयर एंडेड मेंशन कर देंगे।
इसमें हमें जो है चारों फंड्स को लेना पड़ेगा, जो इंटरनल फंड है उसको भी लेंगे, तो जिस तरह हमने पहले फंड्स लिखे हैं उस हिसाब से, और एक टोटल का कॉलम भी बना देंगे। तो सबसे पहले अनरिस्ट्रिक्टेड जो है हमारे पास उसे जनरल फंड, फिर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड में हमारे पास फ्रेंचाइज एक्विजिशन का फंड है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड में एक तो जो एक्सटर्नल नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन है वो जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर का फंड बनता है, और इंडोमेंट का फंड है जिसे यंग टैलेंट प्रोग्राम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और फिर टोटल का कॉलम। सो सिंपली हम स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेंगे फिगर्स, और हमारा काम ये होगा कि हम ईयर एंड तक की फिगर पर चले जाएं, तो 30 जून तक का बैलेंस ले लेंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं। एनपीओ का नाम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, और एज एट डेट। इसमें जो हमारी टिपिकल हेडिंग्स बनेंगी वो नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स, फिर फंड बैलेंसेस या नेट एसेट्स को शो करेंगे दूसरी साइड पर, और फिर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड देन करंट लायबिलिटीज। तो फॉर्मेट बनाने के बाद अब क्वेश्चन की जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि टोटल फंड्स एज ऑन 1 जुलाई 20x3 यानी ओपनिंग टाइम पर कितने के थे, तो वो थे 1715 के। लेकिन इसकी डिटेल क्या है, हर फंड का अलग अलग बैलेंस कितना है, ये हमें नीचे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसकी डिटेल में जाकर देख। तो जनरल फंड में है जी 1547, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड में 115, और एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड एंडोमेंट में 50। तो सिंपली ये चारों जो अमाउंट्स हैं ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेज हैं, इनको हम शो कर देते हैं। ट्रायल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है लॉन्ग टर्म एसेट्स का 428 और इन्वेस्टमेंट का 1204। लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड तो एडजस्टमेंट है आगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड है, तो इन आइटम्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देंगे। लॉन्ग टर्म एसेट्स में कैपिटल एसेट्स 428 के अभी मेंशन कर देते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट्स को मेंशन कर देते हैं 1204, इसके अंदर क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म बैंक लोन है, जिसे करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। प्रीपेड और एक्रूड एक्सपेंसेस हैं जिन्हें करंट एसेट और लाइबिलिटी, और कैश एट बैंक है जिसे करंट एसेट्स में लिखेंगे। तो ये बेसिकली चार आइटम ऐसे हैं जिसमें से दो आइटम ने करंट एसेट्स में जाना है और दो ने करंट लाइबिलिटीज में जाना है, तो इनको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में, और कैश एट बैंक भी करंट एसेट्स में। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो हमें शॉर्ट टर्म बैंक लोन को करंट लाइबिलिटीज में शो करना है 17, और एक्रूड एक्सपेंसेस भी करंट लाइबिलिटीज में क्लासीफाई होंगे 11। इसके बाद फी फॉर सर्विसेज हैं 340 की, तो ये क्योंकि रूटीन ऑपरेशंस का हिस्सा है तो इसे तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर चार्ज हम रेवेन्यू बना देंगे। और फिर फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स हैं और उसकी नेट प्रोसीड्स दी हुई हैं, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन का नाम नहीं आ रहा कि किसके लिए फंड रेज किया गया है, तो इसको भी फिर हम जो नॉर्मल जनरल फंड वाला अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है उसके कॉलम में कंसीडर कर लेंगे। तो 340 और 15 की ये अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर देते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में। Then we have contributions of 94,
यानी डोनेशंस हैं, और इनकी डिटेल नीचे क्वेश्चन में फर्दर बताई हुई है, तो उसको फॉलो करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन की डिटेल में पहली कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट, यानी इंडोमेंट। तो ये इंडोमेंट के कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है 2 की, जो जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर के लिए, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये उसके रेलिवेंट कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर है कंट्रीब्यूशन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है, हाउएवर द लैंड हैज नॉट बीन एक्वायर्ड येट। तो अभी तक लैंड एक्वायर नहीं की, तो इस वजह से इसे अभी हम लाइबिलिटी के तौर पर शो करेंगे। जब एक्वायर कर लेंगे तो क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो इसको फिर रेलिवेंट जो है नेट एसेट्स में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्यों, और इसको करंट में शो करें या नॉन करंट में, तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1 ईयर के अंदर हम लैंड परचेज लेट से कर लेंगे, तो फिर ये लाइबिलिटी जो है वो 1 ईयर के अंदर हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसे हम लाइबिलिटीज में करंट में शो करते हैं। देन कंट्रीब्यूशन टू रीपे लोन दैट वाज टेकन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस। तो करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस थे, ये तो फिर जो हमारा जनरल फंड है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी इसकी जो कंट्रीब्यूशन है। और नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन अनरिस्ट्रिक्टेड है, बट पीएससी इटसेल्फ इंपोज रिस्ट्रिक्शन दैट ₹3 मिलियन विल बी एलोकेटेड फॉर एक्वायरिंग फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग, जिसका ऊपर फंड भी बताया हुआ है। तो टोटल ये हम अनरिस्ट्रिक्टेड जो इंटर फंड ट्रांसफर है वो थ्रू चेंजेस इन नेट एसेट होगा। पहले 8 और 57 की कंट्रीब्यूशन। अब ये जो 3 का ट्रांसफर है, ये नेट एसेट्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा। इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो हम इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड में से फ्रेंचाइज एक्विजिशन वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। नेट इफेक्ट इसका टोटल पर 0 होगा। दोबारा ट्रायल की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग है 150 की, तो इसके ऊपर भी फर्दर इंफॉर्मेशन है, उसकी तरफ चलते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 1 को हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, और इंफॉर्मेशन नंबर 2 को भी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो थर्ड इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव्ड to support PSC general operations for 5 years starting from 1st January 20x4। तो हमारा ईयर एंड 30 जून है, 6 मंथ का टाइम हुआ है। तो 6 मंथ की जो अमाउंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको इस गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है तो उसको आपने डेफर करना है और मैच करना है विद द पीरियड रेलिवेंट एक्सपेंसेस के साथ। 6 मंथ क्योंकि गुजर चुके हैं, तो उसका आप उसको इनकम के तौर पर रिकग्नाइज कर सकते हैं करंट पीरियड में। बाकी जो अमाउंट होगी वो लाइबिलिटी के तौर पर शो होगी, और उसे करंट और नॉन करंट के अंदर एलोकेट करना होगा। तो 5 ईयर्स की बेसिस पर पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 6 मंथ को इनकम बनाते हैं। वन 50/5 30, 6 मंथ की अमाउंट बनेगी 50। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में इसकी कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करें, तो 1 ईयर से रिलेटेड जो अमाउंट है, नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर जो इनकम बनेगी उसे करंट में शो करेंगे 30 की अमाउंट। और जो अमाउंट हम नॉन करंट में शो करेंगे वो ऐसे कैलकुलेट होगी कि 150 का टोटल था, जिसमें से 15 इनकम बना दी और 30 को करंट लाइबिलिटी में शो कर दिया। तो रिमेनिंग 105 जो है वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम की इंफॉर्मेशन, इस पर नीचे एडिशन, तो उसको देखते हैं। The investment income of ₹6 million is externally restricted to be added to principal amount of resources for young talent fund to be maintained permanently। यानी इंडोमेंट फंड में शामिल होना है 6। देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, तो बाकी को आप डायरेक्ट अपना अनरिस्ट्रिक्टेड इनकम बना सकते हैं। तो जो अनरिस्ट्रिक्टेड इनकम बन सकती है,
टोटल अमाउंट तो हमें पता है कि 144 है, उसमें 6 इंडोमेंट में जाना है और बाकी अनरिस्ट्रिक्टेड है, दैट वुड बी 138। तो ये टोटल 144 हमारा रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद सैलरीज, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस हैं। इन सब का आगे हमें ब्रेकअप दिया हुआ है एलोकेशन के अंदर। जर्नल ऑपरेशंस के अंदर हमें ये अमाउंट, तो ये अमाउंट्स अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड कर देते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन में दी हुई हैं एज इट इज हमने फिगर्स ले ली और ऑब्वियसली टोटल फिगर यहाँ आ जाएगी। अब हम ट्रायल को देखते हैं, तो उसके अंदर से तो इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। एडिशनल फॉर्मेशन में से 1 2 3 4 भी ले चुके हैं, 8 भी ले चुके हैं। इन्फॉर्मेशन नंबर 5 6 और 7 रहती है, इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नंबर 5, लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड ऑफ 20 million एंड कलेक्शन ऑफ ₹8 million. These collections represent item of such historical value that it is worth preserving perpetually, and PSC is committed to protect and preserve them as part of its organizational policy. तो जो कलेक्शंस हैं वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कैपिटल एसेट्स से अलग शो, तो इसको कैपिटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे और सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें जो कलेक्शंस हैं, क्योंकि वो भी परपेचुअल रखनी है, उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, और जो फ्री होल्ड लैंड है उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो टोटल जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, 428 के, इसमें से हम फ्री होल्ड लैंड और कलेक्शंस निकाल कर बाकी के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दैट वुड बी 428 -8 कलेक्शन वाले, -20 फ्री होल्ड लैंड वाले, बाकी 400 बचे। उसका 20% हम जब अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो बनेगी 80। ये चार्ज कहाँ होनी चाहिए, तो उस पर लिखा हुआ है कि ऑल द अमोर्टाइजेशन इज एलोकेटेड टू जर्नल ऑपरेशंस, तो इसे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड को चार्ज कर देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है कि एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विद कंट्रीब्यूटर्स, यानी जिन लोगों ने डोनेशन दिया है फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, PSC इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट ₹5 million फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू द रिस्ट्रिक्टेड फंड एनुअली, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड से रिस्ट्रिक्टेड में ट्रांसफर करना है। ये ट्रांसफर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में रिकॉर्ड होगा। तो अनरिस्ट्रिक्टेड से ट्रांसफर आउट करेंगे और जिम्नेजियम वाला जो नहीं, यंग टैलेंट इंडोमेंट जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट इसका 0 रहेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन की तो सारी इंफॉर्मेशन हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो अब हम अपने फाइनल टोटल्स और जो फिगर्स को आगे पोस्ट करना होता है उसकी तरफ चलते हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड की इनकम का टोटल बनेगा 573। रिस्ट्रिक्टेड फंड की लिमिटेड है अमाउंट जस्ट 2। इंडोमेंट फंड 21, और यहाँ टोटल्स भी कर लेते हैं 340, 15, 82, 15। तो टोटल कॉलम भी कर निकाल लेंगे। $596। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर्स का टोटल कर लेते हैं 815। रिस्ट्रिक्टेड का टोटल
और इंडोमेंट में तो कोई फिगर नहीं है, दैट वुड बी 0। और टोटल का कॉलम निकालेंगे, दैट वुड बी 883। तो अब हमारे पास सरप्लस और डेफिसिट जो भी होगा वो आ जाएगा। सो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में अगर हम देखते हैं तो 573 और 815 में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो हमारे पास डेफिसिट आ जाएगा 242 का। रिस्ट्रिक्टेड में भी हम देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी हैं और एक्सपेंडिचर हैं, तो उसमें भी हमारे पास डेफिसिट आ जाएगा। इंडोमेंट के अंदर हमारी इनकम है लेकिन एक्सपेंडिचर अभी कोई नहीं किया इस पीरियड में, तो इसमें सरप्लस आ जाएगा। और टोटल जो है वो हमारे पास 287 का नेट डेफिसिट है। अब ये फिगर्स जो हैं सिमिलरली हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। जनरल फंड के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड 242, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड से रिलेटेड तो भी कुछ नहीं था। जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर फंड में 66 और इंडोमेंट के अंदर 21 सरप्लस। अब यहाँ पर भी सारी फिगर्स हमारी कंप्लीट हैं, तो सिंपली टोटल कर लेते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का टोटल हमारा बनेगा 1297, देन 6, देन 49, देन 76 और ग्रैंड टोटल जो है वो हमारे पास है 1428 का। ये सारी फिगर्स जो हैं ये हमें अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नेट एसेट्स में मेंशन करनी है, यानी फंड बैलेंसेस के अंदर। तो सारे फंड्स के नाम हम मेंशन कर देंगे और उनकी अकॉर्डिंगली अमाउंट्स भी लिख देंगे। इन अमाउंट्स का अगर हम टोटल करते हैं तो वो बनेगा 1428। नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक ही अमाउंट है 105 की, करंट लाइबिलिटीज का भी टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 70। तो जो हमारे पास 1428, 105 और 70 का ग्रैंड टोटल आएगा दैट वुड बी 1603। अब एसेट साइड पर चलते हैं। तो एसेट साइड पर हमारे पास कैपिटल एसेट्स हैं। कैपिटल एसेट्स में एक चीज़ अभी हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई कि जब हमने ये अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन 80 की रिकॉर्ड की थी तो इसका सेकंड इम्पैक्ट हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यहाँ भी लेना चाहिए था, तो वो ले लेते हैं, इससे एसेट्स कम हो जाएंगे। तो हमारे एसेट्स फाइनली शो होंगे 340 के। नॉन करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 1552। करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 51। और नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का फाइनल हमारे पास टोटल आ जाएगा 1603, जो कि मैच कर जाता है अदर साइड से। तो इस तरीके से हमारी रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के अंडर जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई अदर देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 11 to 20 को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि एन एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड, कॉरस्पॉन्डिंग रिस्ट्रिक्टेड फंड इज सेपरेटली रिपोर्टेड, 2 मिलियन का है। हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड। अब हमें यह ध्यान में रखना है कि डेफरल मेथड के अंदर मल्टीपल कॉलम्स नहीं बनते स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इसलिए जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेफरल मेथड के अंदर सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आ रही होती हैं या वो कंट्रीब्यूशन जो डेफर और मैच करके फॉलो हो रही होती हैं, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर तो शो नहीं कर सकते। तो फिर इसको हम कहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज डायरेक्ट इंक्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, और जो उसका रेलिवेंट कॉलम है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कॉलम सेपरेटली रिपोर्ट होता है, तो उसके सेपरेट कॉलम के अंदर उसको रिपोर्ट करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 है कि एन एनपीओ यूजेस रिस्ट्रिक्टिव फंड मेथड टू रिपोर्ट इट्स कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू, यानी मल्टीपल कॉलम बनाते हैं।
द फंड बैलेंस और डेफर्ड बैलेंस रिलेट टू शैल नॉट बी प्रेजेंटेड इन नेट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेसिकली इसमें से कौन सी ऐसी चीज होगी जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे? वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन जो जनरल फंड में रिपोर्ट हो रही होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि वो फिर जनरल फंड का हिस्सा बन जाती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13 है कि एनएनपीओ रिसीव रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। Related debt was incurred for the payment of expenses expected to be incurred in next 3 years, यानी फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड? तो डेफरल मेथड में कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप डेफर एंड अमोर्टाइज करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। तो यही हम अप्रोच फॉलो करेंगे और ये इस पर जो प्रॉपर आंसर बनता है, सारी की सारी अमाउंट तो आप रेवेन्यू नहीं बना सकते, बल्कि अभी तो कुछ भी नहीं बना सकते। तो क्योंकि नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, करंट ईयर के लिए नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। सी में क्या गलती है? क्योंकि इन्होंने कहा कि उसे नेट एसेट्स का हिस्सा बना दें, तो नेट एसेट्स का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि जो चीज आपकी ऐसी होती है जिसका सेपरेट फंड ना हो, डेफरल मेथड में तो आप उसका सेपरेट फंड एक्सपेंसेस के लिए तो नहीं होगा फ्यूचर, तो वो तो वहां नहीं जाएगी, वो कहां जाएगी? वो लाइबिलिटीज में शो होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन हमारे यहां पे गलत है। क्वेश्चन 14 है कि एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट। रिलेटेड डेट वाज टेकन टू फंड परचेज ऑफ स्कूल्स फर्नीचर। इसका मतलब है कि एक कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए लिया गया था, और फर्नीचर की नेचर क्या है? डेप्रिशिएबल एसेट है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड? तो जब डेप्रिशिएबल एसेट होता है तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन के थ्रू मैचिंग कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है। तो इसमें भी सेम आंसर होगा कि डेफर एंड रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू रेलेवेंट पीरियड, और हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसे जैसे वो फर्नीचर जो की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, उसी हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम रेवेन्यू का हिस्सा बनाते जाएंगे। क्वेश्चन 15 है एनएनपीओ रिसीव रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। The related debt was taken to fund purchase of freehold land. अब ये फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। अब ये जो लैंड है ये तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड? तो इसके लिए जब डेप्रिशिएबल एसेट हो तो उसके ऊपर मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन जहां पर फ्री होल्ड लैंड है तो वो तो उस पर मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे? उसकी तो डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं होनी। तो उस पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ वो ये कहता है कि इसको फिर नेट एसेट्स के अंदर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स डायरेक्ट इंक्रीज के तौर पर रिकॉर्ड कर लें। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 है कि एनएनपीओ रिसीव रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट। Related debt was taken neither to fund expenses of future periods nor to fund purchase of any capital asset। यानी प्रैक्टिकली आप देखें तो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन उसमें ना कैपिटल एसेट्स इन्वॉल्व हैं ना फ्यूचर पीरियड के एक्सपेंस इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब है कि करंट पीरियड के एक्सपेंसेस में आप यूज कर सकते हैं, उन पर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होगी कि इस खास एक्सपेंस के लिए आप यूज करें। तो फिर डेफरल मेथड है, तो इसको आप करंट पीरियड के अंदर रेवेन्यू के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि इस पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसकी वजह से इसको डेफर करके फ्यूचर के पीरियड्स के अंदर अमोर्टाइज किया जाए और रिकॉर्ड किया जाए। तो इसमें इस वजह से इसको करंट पीरियड के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। क्वेश्चन 17 है कि एन एनपीओ अर्न्ड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर इंडोमेंट। हाउ शुड इट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड? डेफरल मेथड में हमारे मल्टीपल कॉलम्स नहीं बन रहे होते, इंडोमेंट फंड जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आ रहा होता। तो जब इंडोमेंट से रिलेटेड आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो ट्रीटमेंट ये होगी कि वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट के अंदर रिकॉर्ड होगी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो उसका कॉलम होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली बातें गलत हो जाएंगी।
क्वेश्चन 18 है कि एन एनपीओ अर्न इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी एक्यूमुलेटेड फॉर परचेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड। अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, इंडोमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये उसके अलावा है और डेफरल मेथड है। तो वंस अगेन जो आप ये देख रहे हैं कि एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड आपको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली है, और क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल है तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 है कि एन एनपीयू हैज ऑफ एक्स्ट्रा यहां पे 16,000 bags of rice to be sold only to members of an underprivileged community. The cost of rice to the NPO is rupees 600 per bag. However, the NPO sells one bag to the underprivileged persons for rupees 50 only. 600 का बैग लेते हैं, लेकिन आगे जो कम्युनिटी है उसको 50 का प्रोवाइड करते हैं उनकी मदद के लिए। हाउ शुड दीज 16,000 बैग्स बी मेजर्ड? ये इन्वेंट्री का स्पेसिफिक सिनेरियो है कि ऐसी इन्वेंट्री जो आपने आगे लोगों को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी हो या उसको नॉमिनल वैल्यू पर देनी हो, तो उसको फिर मेजर किया जाता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। इस पर फिर हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। IS2 अप्लाई करें तो एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी है। क्वेश्चन 20 है कि एन एनपीओ हैड कैपिटल एसेट ऑफ फर्नीचर एट कैरिंग वैल्यू ऑफ 800,000 एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बैलेंस ऑफ 480,000 in the statement of financial position. At that date, the furniture was destroyed by fire completely and is now worth nothing. Which of the following is correct treatment? तो बेसिकली हम जनरल पहले ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपका जो फर्नीचर है उसका लॉस तो 800,000 का हो गया, इसे आप इंपेयरमेंट लॉस भी कह सकते हैं, लॉस बाय फायर भी कह सकते हैं। उसके बाद जो रूल है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में कि रेलिवेंट जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन होती है उसको इमीडिएटली रेवेन्यू के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। शर्त यह है कि तमाम रिस्ट्रिक्शंस कंप्लाई हो चुकी हों। तो यहां पर कोई फर्दर रिस्ट्रिक्शन की बात वैसे तो नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये जो 480,000 है इसको रेवेन्यू बना लेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो है कि राइट डाउन द फर्नीचर बाय रुपीज 480,000, तो ये गलत है, फर्नीचर का लॉस तो 800,000 का हुआ है। सेकंड है कि राइट डाउन द फर्नीचर बाय 800,000, करेक्ट। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ 480,000, करेक्ट। रिलेटेड टू डेफर्ड कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड दैट ऑल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंप्लाइड विद, करेक्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी ऑप्शन भी देखते हैं, राइट डाउन फर्नीचर बाय रुपीज 800,000, करेक्ट, and transfer rupees 480,000 related to deferred contribution directly in net assets, इनकरेक्ट, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बारे में गाइडेंस है स्टैंडर्ड की, तो वही फॉलो करेंगे। और ऑप्शन डी था कि बोथ बी एंड सी आर एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो बी तो एक्सेप्टेबल है, सी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। तो ये हमारे जो MCQs 11 to 20 थे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।